नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले आपको इस सत्र के उन विषयों के बारे में आपको जानकारी दे दूं जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जलवायु जोखिम को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उस पर चर्चा करेंगे। भारत को आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की जरूरत है, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत की खाद्य सुरक्षा प्रतिक्रिया से सबक, इसको आधार बना करके एक एडिटोरियल लिखा गया है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कानून और तकनीक फेक न्यूज का समाधान है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है एक एडिटोरियल में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सेना के तीनों अंगों को मिलाकर के एक कमांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो एडिटोरियल है हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे अंतिम में आज के सत्र के विषय पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है अ क्लाइमेट रिस्क, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में कौन कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के हर भाग में प्रकृति में चेंजेस आपको दिख रहे हैं, मौसम में आपको चेंजेस दिख जाएंगे। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है और कहीं पर आपको हीट वेव देखने को मिल जाएगा। और इसी को आधार बना करके एडिटोरियल लिखा गया है और कहा गया है कि केवल उचित योजना ही हमें प्रकृति के इस व्यवहार से बचा सकती है। अगर हम भारत की बात करें तो आईएमडी के अनुसार 1 जून से 25 जुलाई तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से 29% अधिक बारिश देखी गई है। यहाँ पर आईएमडी का कहना है कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है आईएमडी के द्वारा कि पिछले 2 दशकों में अरब सागर के ऊपर चक्रवातों की आवृत्ति और ताकत भी वृद्धि हुई है। कहने का आशय यह है कि अरब सागर के ऊपर जो चक्रवात आते हैं उनमें वृद्धि हुई है, उनके ताकत में भी वृद्धि हुई है। और यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि 2001 से 2019 के बीच में अरब सागर के ऊपर चक्रवातों की जो आवृत्ति है यानी कि उनके आने की जो प्रक्रिया है उसमें 52% की वृद्धि हुई है। और यहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि 1982 से 2002 के बीच में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आने वाले चक्रवातों में 8% की कमी हुई है। यानी कि अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं उनमें कमी देखी जा रही है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि यहाँ पर प्रकृति में चेंजेस हो रहे हैं, मौसम में बदलाव हो रहा है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर अब आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो साइक्लोन है उसकी अवधि में भी 80% की वृद्धि हुई है, उनका ताकत तो बढ़ा ही है, जिसके कारण जो अरब सागर में चक्रवात आते हैं वो बहुत ही ज्यादा नमी लेकर के आ रहे हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही है। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब मई के महीने में तौकते चक्रवात आया था जिसने 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई और आसपास के इलाकों में तबाही मचाई थी। यानी कि अगर हम व्यापक तस्वीर की बात करें तो प्रकृति की जो चरम घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कहीं पर आपको मूसलाधार स्थानीय वर्षा देखने को मिलेगी, लंबे समय तक सूखा देखने को मिलेगा, गर्मी की लहरें देखने को मिलेंगी। और ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि ये सारी घटनाएं जो हैं वो भविष्य में और भी बढ़ने वाली हैं। और इसी को देखते हुए इस एडिटोरियल में बताया गया है कि अगर हमें इन सभी के दुष्परिणामों से बचना है तो इनका सटीकता से पूर्वानुमान लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिसके कारण हम हजारों लोगों की जान को बचा सकते हैं। और इसी को आधार बनाते हुए इस एडिटोरियल में सबसे अंतिम भाग में यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से उचित योजना के आधार पर ही ये जो जान माल का नुकसान होता है उससे हम अपने देश को बचा सकते हैं। यहाँ पर आईएमडी यानी कि मौसम विभाग का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सही समय पर आईएमडी के द्वारा सही जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है तो हम हजारों लोगों को मरने से बचा सकते हैं, उनके जान माल की रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए पूरी दुनिया सहित भारत को भी सोचना होगा
क्योंकि ये जो क्लाइमेट रिस्क है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका जो असर है अब पूरी दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। तो इसको लेकर के एडिटोरियल आया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्लाइमेट को लेकर के बहुत सारी बातें न्यूज़ में आ रही हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब एक और एडिटोरियल पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है मनी चेंजर और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिजिटल मुद्रा शुरू करने के ऊपर बातें कही गई हैं उसको आधार बना करके अपनी राय रखी गई है और यहाँ पर कहा गया है कि भारत को एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा शुरू करने पर आगे बढ़ना चाहिए और ये देश की जरूरत भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 अभी तक संसद में पेश नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई के द्वारा ये बात कही गई है कि वो डिजिटल करेंसी को लेकर के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि 4 साल पहले ही एक अंतर मंत्रालय समिति ने भारत में डिजिटल मुद्रा को लेकर के अपनी सिफारिशें की थी और इसके 4 साल बीतने के बाद यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वह इसकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू करने वाला है। इस एडिटोरियल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से हाल के वर्षों में बिटकॉइन और इथर जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी का उदय हुआ है, उसके कारण दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ये सोचने पर मजबूर हुए हैं और उनके द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्राओं के मामले में आगे कदम बढ़ाया गया है। यानी कि जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी फेमस हो रही है पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। इसके कारण ही डिजिटल मुद्राओं का प्रचलन अब बढ़ने लगा है और दुनिया के बहुत सारे जो केंद्रीय बैंक हैं वो इस मामले पर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर चीन का जिक्र किया गया और कहा गया है कि चीन ने पहले ही डिजिटल आरएमबी यानी कि वहाँ पर जो उनकी करेंसी है उसके डिजिटल फॉर्म को लेकर के पायलट परियोजना शुरू कर चुका है वो, और वास्तव में वहाँ पर जल्दी ही बड़े पैमाने पर डिजिटल करेंसी को रोल आउट किया जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो केंद्रीय बैंकों का 2021 का बीआईएस सर्वेक्षण ये साफ साफ कहता है कि हमारे यहाँ जो बैंक थे वो भी इस पर काम कर रहे थे और इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 86% बैंक सक्रिय रूप से ऐसी मुद्राओं की क्षमता पर शोध कर रहे थे, 60% बैंक प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग कर रहे थे और 14% बैंक पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के ऊपर विचार कर रहे थे। यानी कि भारत में भी जो बैंक हैं वो डिजिटल करेंसी को लेकर के कदम उठा रहे थे। यहाँ पर चुनौतियों की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस मुद्रा के डिजाइन के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। इसके अलावा इसे वो कैसे जारी करेगा, किस तकनीक का उपयोग करेगा, इसको लेकर के भी अभी स्पष्टता नहीं है और ये एक चुनौती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। खास करके जो तकनीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप पूरे देश में डिजिटल करेंसी को लागू करोगे तब। तो इन चुनौतियों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निपटना होगा। इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से भारत में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनमें वृद्धि हुई है। यहाँ पर कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में जो डिजिटल पेमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 55% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में अगर हम डिजिटल मुद्रा को शुरू करते हैं तो उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली और एक तरीके से जो डिजिटल मुद्रा है उसे अब यहाँ पर फ्यूचर मनी के रूप में देखा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल मुद्रा को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं उसके समर्थन में बातें कही गई हैं और कहा जा रहा है कि जो आरबीआई का कदम है वो स्वागत योग्य है। तो इस एडिटोरियल को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है लेसन फ्रॉम इंडियाज फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस एडिटोरियल में कौन कौन सी प्रमुख बातें कही गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बहुत सारे लोग जो काम धंधा करते थे उनका काम बंद हो गया है और देखा जाए तो इस दौरान कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के दुनिया के सामने आया है। अगर हम भारत की बात करें
तो भारत में कोविड-19 का जो दूसरा लहर था वो थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है और उसके कमी के साथ ही अब यहाँ पर वे लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका काम बंद हो गया है, जो लोग हाशिए पर हैं, उनकी खास सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर एक रिपोर्ट का चर्चा किया गया है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, जिसके अनुसार पिछले साल लगभग वैश्विक आबादी का 10वां हिस्सा यानी कि 81.1 करोड़ लोग कुपोषित थे और ये साफ साफ कोविड-19 का असर है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कोविड-19 की वजह से काम बंद हो गया, जिनकी नौकरियां चली गईं, उनके पास अब खाने को लेकर के कमी हो गई है और खास सुरक्षा को देखते हुए ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर आगे बढ़ते हुए इस एडिटोरियल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में खाद्य उत्पादन में भारी प्रगति हुई है। 2020 का यहां पर डेटा दिया गया जिसमें बताया गया है कि भारत ने 2020 में 30 करोड़ टन से अधिक अनाज का उत्पादन किया है और 10 करोड़ टन खाद्य भंडार बनाया है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि वर्ष 2021 में भारत ने रिकॉर्ड 1.98 करोड़ टन चावल और गेहूं का निर्यात भी किया है। यानी कि ये बताने का प्रयास किया गया कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, बस सरकारों के द्वारा इस अनाज को गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी उसको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे बंद हुए उनके, इस समय में भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, वह एक तरीके से लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है। यहाँ पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है, इन कदमों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को एक बार में 6 महीने का आवंटन उठाने की अनुमति दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार ये समझती थी कि राज्यों में जो राशन की मांग है वो बढ़ने वाली है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को दी जाने वाली पात्रता में भी वृद्धि की, यानी कि और बहुत सारे लोगों को एनएफएसए के अंदर जोड़ा गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी जिक्र है, जिसके तहत 81.3 करोड़ लोगों को अप्रैल से नवंबर 2020 तक 8 महीने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त में दिया गया। आत्मनिर्भर पैकेज का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसके तहत 8 करोड़ प्रवासी लोगों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। ये सारे काम जो है कोविड-19 के दौरान सरकारों के द्वारा किए गए हैं, जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर सरकार के द्वारा गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज के जो संगठन हैं, उनको भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे रियायत दरों पर चावल और गेहूं खरीदने की अनुमति दी गई और कहा गया कि ये जो नागरिक समाज संगठन है वो कम कीमत पर चावल और गेहूं यहाँ से खरीदें और जो गरीब की मदद करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी एडिटोरियल में चुनौतियों के समाधान की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि अब सरकार का अगला कदम विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों, एकल महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों, विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और अनाथ बच्चों सहित जोखिम वाले समूहों को खास सहायता पहुंचाने पर केंद्रित होना चाहिए। इसी एडिटोरियल में आगे का रास्ता के ऊपर चर्चा किया गया और कहा गया है कि सरकार को मुख्य रूप से 3 बातों पर यहाँ पर ध्यान देना है। पहला है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत और उसे पूरे राज्यों में लागू करना। आप सभी जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं, खास करके वैसे लोग जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, उनको देखते हुए योजना बहुत ही जरूरी है। और जिस तरीके से कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, क्योंकि वे दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में काम करने के लिए गए थे और वहां पर उन्हें खास सुरक्षा मुहैया कराना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि सरकार को वन नेशन वन राशन कार्ड को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे ये जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें बहुत ही फायदा होगा। दूसरा काम यहाँ पर जो कहने के लिए कहा गया है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण
जो कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर बातें कही गई है। और कहा गया है कि सरकार को फसलों की नई किस्म की शुरुआत, कुशल सिंचाई प्रणाली और कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कृषि पर असर होने वाला है और अगर हमारा उत्पादन घटता है तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो भी प्रभावित होगी और इसको देखते हुए सरकार को भविष्य की योजना अभी से बनानी होगी। और जो तीसरी बात यहाँ पर कही गई है वो है भोजन की बर्बादी को रोकना। आप सभी जानते हैं कि जो उत्पादन होता है लगभग उसका 1/3 बर्बाद हो जाता है और इस नुकसान को रोकने की जरूरत है। यानी कि भारत सरकार को स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और इसके कारण हम अपने खाद की बर्बादी को भी बचा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि खाद्य अपशिष्ट से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी बढ़ता है और कहा गया है कि लगभग 3.5 गीगाटन CO2 इसके कारण वातावरण में जाता है। तो यहाँ पर भोजन की बर्बादी को भी बचाने की बात कही गई है। यहाँ पर निष्कर्ष को लेकर के भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से भारत ने कोविड-19 के दौरान अपने लोगों के खाद्य सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया है, उसका जो ये एक्सपीरियंस है उसे पूरी दुनिया में उसे शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया है कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसके अलावा विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसके अलावा COP26 यानी कि जलवायु परिवर्तन पर जो COP26 शिखर सम्मेलन है वो भी होने वाला है। और यहाँ पर भारत अपनी भूमिका निभा सकता है और उसके पास जो एक्सपीरियंस है खाद्य सुरक्षा को लेकर के वो अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के दूसरे देशों के साथ शेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने में दुनिया के देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और भारत के पास खाद्य सुरक्षा को लेकर के एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसे पूरी दुनिया के देशों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। और ये जो सम्मेलन होने वाले हैं वहाँ पर भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। आइए एक और एडिटोरियल पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पे एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है आर लॉ एंड टेक्नोलॉजी अ सॉल्यूशन ऑफ फेक न्यूज। ये टॉपिक GS पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि क्या लॉ एंड टेक्नोलॉजी ये फेक न्यूज को रोकने में सफल हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि फेक न्यूज एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है, खास करके जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेमस हुए हैं तब से। और यहाँ पर इसको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा कानून में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, नए कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों की बात करें तो उनके द्वारा भी फेक न्यूज को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अरबों रुपए का निवेश कर रही हैं ये सारी कंपनियां। लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये मुद्दा उठाया गया कि क्या लॉ एंड टेक्नोलॉजी इस फेक न्यूज को रोक सकते हैं। क्या इस समस्या का समाधान सिर्फ लॉ एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर ये फेक न्यूज किस तरीके से हम रोक सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि फेक न्यूज एक दुष्प्रचार है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, झूठ बोला जाता है और जो व्यक्ति जिनके पास तथ्य नहीं होते, जिनके पास जानकारियां नहीं होती, वो आसानी से इसका शिकार हो सकते हैं। अगर हम कानूनों की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो न्याय प्रणाली है उसके आंकड़ों को देखते हुए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि अगर हम इसका समाधान कानून के जरिए ढूंढेंगे तो हमारी जो कानून प्रणाली है उसे हमें पहले मजबूत करना होगा और उसके बाद हमें कानून बनाने होंगे जिसका फायदा आपको समाज को देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विविधता से भरा देश है और इसके कारण हमारा एक बहुत ही वृहत इतिहास है। और यहाँ पर जब फेक न्यूज बनाए जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसे तोड़ा और मड़ोया जाता है। यानी कि अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप आसानी से इस फेक न्यूज के चपेट में आ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो उसकी संस्कृति है, जो धर्म है, उसके बारे में गलत तथ्य पेश करके गलत न्यूज को फैलाया जाता है। और अगर हमें इनसे बचना है तो हमें अपने समाज में जानकारी को बढ़ावा देना होगा। यहाँ पर
अनुच्छेद 51A का जिक्र किया गया। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र है और यहाँ पर 51AH में ये बताया गया है कि ये हम सभी की ड्यूटी है कि हम अपने देश में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें, यानी कि जो वैज्ञानिक सोच होती है उसको बढ़ावा दें, मानवतावाद को बढ़ावा दें, जांच और सुधार की भावना को बढ़ावा दें। और ऐसा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यानी कि जिस तरीके से संस्कृति, धर्म और इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके फेक न्यूज़ बनाया जाता है, उससे लड़ने का एक ही तरीका है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को ऐतिहासिक दावों के बारे में सच्चाई बताई जाए। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया गया और कहा गया है इस नीति में ऐतिहासिक सोच को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं किया गया है और इस तरीके से इसका फायदा जो है उन लोगों के द्वारा उठाया जाता है जो इन ऐतिहासिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इन दावों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और एक फेक न्यूज़ को क्रिएट करके समाज में फैला देते हैं। और जो लोग जिनके पास जानकारी की कमी है वो आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन, कम जानकारी फेक न्यूज़ के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है और सिर्फ लॉ बना करके, सिर्फ कानून बना करके और सिर्फ टेक्नोलॉजी के मदद से हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हमें फेक न्यूज़ को ख़त्म करना है तो हमें समाज में जानकारी को बढ़ाना होगा, इस बात की भावना पैदा करनी होगी कि बिना जाने किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इस पर बहुत सारी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिसका शीर्षक है गेटिंग इंडियाज मिलिट्री कन्वर्जेंस फॉर्मूला राइट। ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा एयरफोर्स को लेकर के एक इंटरव्यू में एक बात कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स सेना का सपोर्टिंग आर्म है, जिसके बाद वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने इस बात का खंडन किया था। और यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह की जो बातें हैं वो तीनों सेना अंगों को मिलाकर के जो एक कमांड बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर के बहुत ही गलत है और इसी की यहाँ पर चर्चा हुई है। जिस समय ये मामला हुआ था उस समय इसको लेकर के बहुत सारे एडिटोरियल आए थे, हमने बहुत सारे इस पर चर्चाएं की हैं। यहाँ पर बहुत सारी नई बातें तो नहीं कही गई हैं, लेकिन आप जब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो फोकस जो है सिनर्जी एंड हर्डल्स एंड व्हाट इज नीडेड के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर तीनों सेना अंगों को मिलाना है तो तीनों सेनाओं के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको दूर करना होगा। जिस तरीके से आर्मी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी इंपॉर्टेंट है और ये जो भावना है वो यहाँ पर पैदा करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा नई बातें यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी हमेशा चर्चा में रहेगा। तो इसको लेकर के जो न्यूज़ आती हैं आप उसको ध्यान में रखेंगे और जो नए डेवलपमेंट होंगे उसको भी आप लोग नोट करते रहेंगे। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले आपदा जोखिम का वर्णन करें और इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपाय पर चर्चा करें। तो सबसे पहले टॉपिक में हमने इस पर चर्चा की है और वहां पर जो बातें बतलाई गई है उसका उपयोग करते हुए आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में और भारत में मौसम की घटनाएं में वृद्धि हुई है, हमने वहां पर चक्रवातों का एग्जाम्पल लिया है, आप उसका यहाँ पर उपयोग करें और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पर उपाय सुझाएं, जिसकी चर्चा हमने एडिटोरियल पर की है। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को और दूसरा क्वेश्चन है, भारत को एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा शुरू करने पर आगे बढ़ने की जरूरत है, इस पर अपने विचार रखें। तो इस पर भी हमने चर्चा की है और जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में फेमस हुआ है उसको देखते हुए पूरे दुनिया के जो देश हैं और जो सेंट्रल बैंक हैं वो अब डिजिटल करेंसी को लेकर के सीरियस हो गए हैं। इस बात को यहाँ पर आपको उल्लेख करना होगा और यह समझाने का प्रयास करना होगा कि जिस तरीके से भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग बढ़ रहा है उसे देखते हुए अगर हम डिजिटल मुद्रा शुरू करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा और डिजिटल मुद्रा किस तरीके से भविष्य की मुद्रा बन सकती है इस पर आपको अपने विचार रखने हैं यहाँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा।
सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मेरी बातों को सुनने के बाद आप आसानी से इन एडिटोरियल को समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।